गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। हमने इससे पहले पढ़ाया था इकोनॉमिक्स पालमपुर विलेज, और उस पालमपुर विलेज में रेस्ट पार्ट है, उसको हम जा रहे हैं आज पढ़ाने के लिए। जिसके पास बुक है, प्रैक्टिस बुक है, वो अध्ययन करने की कोशिश, मीनिंग और साथ साथ हमें जो पढ़ा रहे हैं उसको शांति से एनालाइज करने की कोशिश, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है लिखने का। तो पालमपुर इसके पहले पढ़ाए थे कुछ पार्ट, एक दिन पढ़ाए थे पार्ट 1, और पार्ट 2 जा रहा है पढ़ाने के लिए। पालमपुर जो विलेज है, पहले बताया था हाइपोथेटिकल है, यानी इमेजिनरी है, कल्पना पर आधारित है, ये रियल नहीं है, अनरियल है। पालमपुर का पूरे जनसंख्या का लगभग जो वर्किंग वहाँ पर मैन है वो 75% जुड़ा हुआ है कृषि से, फार्मिंग से। लेकिन उसमें जो है फार्मर्स भी है, कुछ फार्मर्स के पास जमीन है, कुछ फार्मर्स के पास जमीन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लैंडलेस फार्मर, यानी वो डिपेंड है दूसरे के जमीन पर। जो जिसके पास जमीन ज़्यादा है पालमपुर में उसको हम बोलते हैं लैंड लॉर्ड, यानी कुछ किसान जो है अपनी जमीन से जीविकोपार्जन करता है, और कुछ किसान जो है दूसरे के जमीन पर खेती कर अपने परिवार का लाइवलीहुड यानी जीविकोपार्जन लोग वहाँ पर करते हैं पालमपुर में। पालमपुर जो है वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक की व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, और साथ साथ पालमपुर में जो है जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस मुताबिक एडिशनल लैंड और चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है वेस्ट लैंड को, यानी जो पड़ी हुई भूमि है, उसी को क्या किया जाता है, कल्टीवेटेड एरिया में लाया जाता है, ताकि फसल जो है अधिक हो सके। लेकिन वेस्ट लैंड का प्रयोग नहीं किया जाए, तो पालमपुर में एडिशनल वहाँ पर लैंड भूमि नहीं है। तो जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या जब बढ़ती है तो वेस्ट लैंड ही कन्वर्ट किया जाता है कल्टीवेटेड लैंड में, कि उससे क्या हो, फसल जो है उपार्जन हो सके और उससे इकोनॉमिक भी आगे हो, और साथ साथ पालमपुर के फैमिली का, वहाँ की जनसंख्या का जीविकोपार्जन भी हो सके। वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की भी व्यवस्था है, रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, यानी वे जो है वेल डेवलपमेंट है, साथ साथ बिजनेस भी है, और वहाँ पर नॉन फार्मिंग भी है। अगला हम पॉइंट की ओर चलेंगे। पालमपुर में वहाँ पर बेस्ट वेज यानी सर्वोत्तम साधन, बेस्ट वे टू प्रोड्यूस गुड यील्ड ऑन ए लार्ज एस्टेट। कहने का मतलब बड़े पैमाने पर कैसे खेती की, उसके लिए उपाय क्या है, तो वहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग कल्टीवेशन, मल्टी क्रॉपिंग कल्टीवेशन का शाब्दिक अर्थ ये होता है, एक साल में सेम लैंड पर, एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल का उपार्जन करना, उसी को हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन ए ईयर। एक साल में विभिन्न प्रकार का फसल एक साल में उगाया जाता है। और जैसे हम बोलते हैं खरीफ फसल, खरीफ को हम बोलते हैं रेनी क्रॉप्स भी, यानी खरीफ फसल जो है बरसात के मौसम के दौरान जो है क्या किया जाता है, उसको सोइंग किया जाता है। उसमें ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है, और साथ साथ उसमें लोग मल्टी क्रॉपिंग में आलू भी बड़े पैमाने पर खेती करते हैं पालमपुर में। हम बोलते हैं, याद है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को सेकेंड नाम जो है विंटर क्रॉप्स, क्योंकि विंटर के मौसम में ये जो है सोइंग किया जाता है, और उसमें जो है आ जाएगा बड़े पैमाने पर गेहूं, साथ साथ चना, दाल। तो वहाँ पर जो है लोग बड़े पैमाने पर पालमपुर में खेती करते हैं, क्या चीज़ का, गेहूं का। और साथ साथ गेहूं का खेती करने के अलावा साल भर गेहूं को स्टॉक करते हैं वहाँ का किसान, और बाकी को क्या करते हैं, रायगंज जो है मार्केट में बेचते हैं, उससे उनको मुद्रा मिलती है, और मुद्रा से वो उनका इकोनॉमिक जो है सुदृढ़ होता है। और साथ साथ वहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग में बड़े पैमाने पर शुगर केन यानी गन्ना की भी खेती की जाती है। गन्ना से क्या लाभ, चीनी भी बनती है उससे, और साथ साथ गुड़ भी बनती है, यानी गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं हम जेगरी, JAGGERY। तो वो जो है दोनों वहाँ पर किया
जाता है। और समझना यह है कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग, यानी विभिन्न फसल जो उपजाया गया विभिन्न प्रकार का, उसके पीछे सक्सेस का कारण क्या है? सक्सेस का कारण ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक की व्यवस्था है। जब इलेक्ट्रिक की व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, और इरिगेशन के साथ साथ मशीनरी की व्यवस्था है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब कारणों से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भी है। तो इसको हम मानते हैं पालमपुर में कृषि जो मल्टी क्रॉपिंग है वो जो है उससे गुड क्रॉप्शन हुआ, एक साल में एक फसल से ज़्यादा। और हम बात करते हैं पॉइंट में अगला इरिगेशन। इरिगेशन के हिंदी होता है सिंचाई। तो सिंचाई तो वहाँ तो बड़े पैमाने पर है ही, और साथ साथ वहाँ पर जो सिंचाई की जाती है पालमपुर में, तो कुछ सिंचाई वहाँ पर जो रिवर आइन लैंड है, रिवर आइन लैंड का मतलब ये होता है कि नदी के द्वारा जो जमीन कल्टीवेटेड का निर्माण होता है नदी के पानी से, उसी को हम बोलते हैं रिवर आइन, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। साथ साथ पालमपुर में कुछ कोस्टल एरिया भी उधर है, यानी हम पालमपुर की बात अभी छोड़ दें, इंडिया का हम कंपेरिजन करते हैं पालमपुर से। इंडिया में इरिगेशन की बात किया जाए तो इंडिया में क्या है, नॉर्दर्न जो प्लेन्स है वहाँ पर लगभग 43% खेती होती है। क्या चीज़ की होती है? खेती फसल की। और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो लैंड है वहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। और हम बात करें साउथ में, साउथ का जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, वहाँ बड़े बड़े पैमाने की खेती होती है, और वहाँ पर भी सिंचाई इरिगेशन की व्यवस्था है, और साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन्स में सिंचाई की व्यवस्था है। और इस मिट्टी को हम बोलते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, उस मिट्टी का नाम है एल्युवियल सॉइल। एल्युवियल सॉइल जो है उसका निर्माण हुआ कैसे? नदियों के पानी के द्वारा। यानी ये इतिहास हमारा कहता है, ज्योग्राफर ये कहता है कि बड़े पैमाने पर कई लाख बरस पहले बाढ़ आ गई, नदी का पानी क्या किया, जैसे गंगा नदी के पानी में आ गया, पानी पूरा भर गया, ओवर फ्लडेड। यमुना और नदी वो सब अपना एरिया को छोड़कर, अपना कोर्स को मार्ग को छोड़ जहाँ तहाँ पानी भटक गया, और उसमें एल्युवियल सॉइल में पेबल्स, बालू, कंकर, पत्थर सब था। उसमें जैसे हम बोलते हैं गंगा से, यमुना से क्या होता है, उसमें सिल्ट रहता है। सिल्ट का मतलब बालू, कंकर, पत्थर चारों तरफ फैल गया, और उस पानी, और उसके बाद पानी फिर रिसीड हुआ, पानी पीछे हटा, बालू, कंकर, पत्थर जो था मटेरियल्स उसको वहाँ पर छोड़ दिया, जिसके कारण जो है फसल हो गया उपजाऊ। इसी कारण से नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती रहे। लेकिन हम पूरा इंडिया का कवर करें, इंडिया में लगभग जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है, उस कल्टीवेटेड के एरिया का 40% भी आज वहाँ पर भूमि जो इंडिया में है वो वहाँ पर सिंचाई इंडिया में नहीं होती। यानी 40% से कम भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचाई का साधन जिसे हम बोलते हैं पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, बाकी में नहीं, लगभग 60% में नहीं। तो फिर किसान डिपेंड कैसे है? किसान डिपेंड है रेन पर, नेचुरल रेन पर। इसी के लिए कहा गया है भारतीय कृषक मानसून के साथ जुआ है। इसका मतलब यदि किसान फसल लगाया, वर्षा होगी तो ठीक है, वर्षा नहीं होगी तो जितना पूंजी लगाया वो खत्म हो गया, और यदि वर्षा होती है तो साथ साथ किसान को लाभ मिलेगा। इसलिए उसको बोला गया है कि भारतीय किसान एक प्रकार का गैम्बलिंग खेलता है, किसके साथ? नेचुरल के साथ। और आगे की ओर बढ़ेंगे, पालमपुर में ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग, यानी पालमपुर में जो है वहाँ खेती की जाती है ट्रेडिशनल खेती का मतलब ये पारंपरिक ढंग से, पुराना ढंग से, जैसे हम बोलते हैं खाद, तो नेचुरल मैन्यूर का प्रयोग किया जाता है, काऊ डंग का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जिस अनुपात में सिंचाई चाहिए उस अनुपात में नहीं है, जिस अनुपात में प्रोडक्शन चाहिए उस अनुपात में प्रोडक्शन नहीं है। तो पालमपुर में क्या किया गया,
फार्मिंग को मॉडर्न फार्मिंग में कन्वर्ट किया गया। जैसे हम बताते हैं, भारत देश जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उस पीरियड में जनसंख्या कम, लेकिन आज जनसंख्या ज़्यादा 2020 में 1947 में। फिर भी 1947 का हम कंपेयर करें और आज का 2020 का फूड स्टॉक्स के मामले में, तो फूड स्टॉक्स आज ज़्यादा है। पहले जनसंख्या कम के बाद भी कम था, यानी पहले स्टारवेशन भुखमरी ज़्यादा थी। क्यों थी? कारण क्यों? आज जनसंख्या ज़्यादा है तो आज स्टारवेशन भुखमरी कम है। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य है साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हुआ, सीड्स में बढ़ोतरी हुई, साइंटिफिक मेथड से खेती की गई। यानी पहले में 1 हेक्टेयर में यदि 20 क्विंटल धान उत्पादन करते थे, लेकिन आज उसी 1 हेक्टेयर में 50-60 क्विंटल, यानी जमीन वही है, उसी जमीन पर फसल रोपा जाता है आज के डेट में। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन पहले नहीं, इसलिए पहले नहीं कि कृषि को हम जोड़ दिए साइंटिफिक मेथड से। हमको भविष्य में आगे प्रोग्रेस करना है तो साइंटिफिक मेथड से हम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्षेत्र कोई भी हो। और आज के डेट में पूरा वर्ल्ड का कंपेरिजन किया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो वो जो है अमेरिका USA आगे है। आगे के हम पॉइंट बताएंगे। यूजेज ऑफ HIV सीड्स। HIV का मतलब क्या होता है? हाई HIV का मतलब होता है हाई वैरायटी यील्डिंग जो होता है HYV, यानी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। इसका मतलब होता है, यील्डिंग का मतलब उपज, यानी सीड्स जो पहले बीज होती थी वो पुराने ढंग से, और उसमें जैसे पालम पुराने ढंग से पुराना बीज होता था, उसको उन्नत नहीं था, साइंटिफिक मेथड नहीं हुआ। उसमें क्या होता था? इरिगेशन यानी पटवन कम लगता था। लेकिन आज के डेट में HYV की हमने बात किया, यानी बड़े पैमाने पर खेती हो रही है, साइंटिफिक मेथड से जोड़ दिया गया है, मॉडर्न फार्मिंग उसको हम बोलते हैं। तो 1960 की हम बात करें, 1960 के हम चलते हैं बैक की ओर, तो पहले जो है इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड था फार्मिंग का, यानी प्रोडक्शन कम था फसल का, चाहे कैश क्रॉप्स का, चाहे फूड स्टॉक्स का। लेकिन 1960 के बाद जो है साइंटिफिक मेथड में तरक्की हुई। 1960 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, क्रांति आई। क्या चीज़ में क्रांति आई? गेहूं में, वेट में क्रांति आई, जिसका एग्जाम्पल इंडिया में हमको मिला कहाँ? पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी पंजाब हरियाणा में उसी जमीन पर पहले खेती जो होती थी फसल कम, लेकिन 1960 के बाद उसी सेम लैंड पर फसल ज़्यादा। इसका कारण सीड्स में उन्नत किया गया, सीड को साइंटिफिक मेथड से सीड हो गया, पेस्टिसाइड का निर्माण किया गया, फर्टिलाइजर का निर्माण किया गया, इरिगेशन का निर्माण किया गया। उसी तरह 1964 में पैडी में जो है बड़े पैमाने पर उत्थान हुआ। और आज के डेट में जो है हम फूड स्टॉक्स में आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है, यानी हम किसी देश से हमको उसको क्या इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है फूड स्टॉक्स को। यानी मेरे पास फूड स्टॉक जो है जनसंख्या के रेशियो में ज़्यादा, हम फूड स्टॉक से यहाँ पर भोजन मिलने के बाद पूरे 1 अरब 30 करोड़ आबादी को, और हम जो एडिशनल बच जाता है उसको हम बड़े पैमाने पर जिस देश में फूड स्टॉक की कमी है वहाँ पर हम उसको बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमको इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलता है। जैसे हम बात करते हैं वहाँ जापान का, जापान में लगभग वहाँ 40% लैंड ही कल्टिवेटेड है और बाकी पर इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी बाकी पर फैक्ट्री स्थापित है। तो हम जापान से लेते हैं टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और हम उसको जापान को देते हैं फूड स्टॉक्स। 9th क्लास का स्टूडेंट जिसके पास बुक होगी, बुक को ओरिजिनल बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, पढ़ने की कोशिश करना है, मेन पॉइंट, और बाद में हम क्वेश्चन आंसर देंगे। यहाँ पर कहा कि बनाने के लिए उसको बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले समझना है, सेंचुरी को याद, आदमी का नाम हो, जगह हो, और उसको एनालाइज करके विश्लेषण करके डाउनलोड ब्रेन में करके और एक्सप्रेसिंग अपना जो है लैंग्वेज को बढ़ाना है, ताकि जो है 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये हमारा जो है पार्ट 2 समाप्त हुआ, फिर आगे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।